मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में बात किया था अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशंस है। इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन इन योर अकाउंटेंसी, इन योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन योर अकाउंट, so you just have to follow some basic concepts. So that queue we are going in next we are going to next concept. The next concept is consistency concept. What is consistency? Consistency means similarity. Similarity in the sense same. What does it mean by same? If you are recording your transaction, if you are recording your events in your accounts, so you just have to follow some basic rules, and that basic rules will be same, should be same year to year. What does it mean? So we're just going to see the language of this concept. According to this concept, the principles and methods should remain consist or same from one year to another year. That means which method you are going to use and which rule and regulations which you are applying in your accounting methods should be same. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो भी आप रूल एंड रेगुलेशंस यूज कर रहे हैं, वो ईयर टू ईयर सेम होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में आपने कोई और मेथड यूज कर लिया अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए, करंट ईयर में आप कोई और मेथड यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? Otherwise, business loss comparability of profit and loss between 2 years. That means if you want to compare your previous statement with your current statement, so that is not possible because all the transactions you have recorded in previous year is based on some other method, and the transaction which you have recorded in current year that is also based on another method. So if method will be changed, अगर मेथड चेंज हो जाएगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किसी और मेथड से किया है, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किसी और मेथड से किया है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपको प्रोवाइड तो करवाएंगे इंफॉर्मेशन, एक फिगर तो आपको दे देंगे, लेकिन वो फिगर आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मेथड दोनों सेम नहीं है। But this does not mean that business cannot change the method. If accountant feel that changing the accounting methods can be good decision for the business, then he can do so. What does it mean? According to consistency concept, method should not be changed year to year, but it doesn't mean that you cannot change your method ever. Yes, you can change your method. आपको लगता है कि आपको method change करना चाहिए तो वो easily आप change कर सकते हैं, but if accountant feels that changing the accounting method can be good decision for the business, आपको लग रहा है कि बिजनेस के फेवर के लिए आप डिसीजन मेथड चेंज कर रहे हैं, तो ये गुड डिसीजन हो सकता है इन आई ऑफ अकाउंटेंट, तो वो ऐसा कर सकता है। या बिजनेस के अकाउंटेंट को लगता है कि ये मेथड बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट मेथड के लिए जा सकता है, बट then he can do so, but the accountant will have to give the appropriate reason and proper explanation of such changes to its users. What does it mean? अगर अकाउंटेंट को लगता है कि मेथड उसे चेंज करना चाहिए तो बेशक वो चेंज कर सकता है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन, इसका अप्रोप्रिएट रीजन कि कौन से ऐसा डिसीजन है, कौन सा ऐसी एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से उसे मेथड चेंज करना पड़ गया, तो ये उसको अप्रोप्रिएट रीजन के साथ में अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग जो भी वो फाइनल रिपोर्ट देता है ईयर टू ईयर बिजनेस को, वो उसमें इसको इंफॉर्मेशन उसको इन्फॉर्म करना होगा, प्लस जो भी उसके यूजर्स हैं उन यूजर्स को उसको सेटिस्फाई करना होगा कि ये जो मेथड उसने चूज किया है ये करेक्ट है और बिजनेस के लिए फेवरेबल है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बट इन फेवरेबल कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन केसेस की हम लोग बात नहीं करें तो मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस की कंपेरेबिलिटी और बिजनेस की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और ये इंपॉर्टेंस अगर इफेक्ट होती है तो इससे यूजर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और यूजर्स अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। According to this concept, item having an significant effect or being irrelevant to the users need not to be disclosed. That means that those items which is not important to users, which is not important for users in their decision, so there is no need to disclose that kind of information in your accountancy, in your accounting.
अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, प्रॉपर नहीं है, इमैटेरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। आप चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप पे डिपेंड करता है। These unimportant and immaterial items are either left out or merged with other items. That mean ये जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स है या इमेटीरियल आइटम्स यू कैन से, या तो आप इनको छोड़ सकते हैं या किसी और आइटम के साथ इनको आप मर्ज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा, बहुत बड़ा अकाउंट हो जाएगा और एक्यूरेसी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। इसको एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल may be material for a small workshop, but same figure may be immaterial for Hero Limited. That mean a cost of a small tool, एक छोटा सा टूल जो कि मैकेनिक अपनी वर्कशॉप पे यूज करता है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि उसका बिजनेस का स्केल जो है वो इतना लार्ज नहीं है। लेकिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे हीरो लिमिटेड कंपनी पे हम लोग बात करें तो उसके लिए वो जो टूल, अगर वो टूल खो गया उससे कंपनी से, तो इसका मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डे टू डे इस तरह के लॉसेस होने का मतलब छोटे छोटे अमाउंट का एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो कंपनी क्या कर सकती है, वो कंपनी जो हीरो लिमिटेड कंपनी है वो इस लॉस को किसी और लॉस के साथ मर्ज करके दिखा सकती है। राइट, किसी और तरह का लॉस है तो उस लॉस के साथ मर्ज करके दिखा सकती है, या इस स्मॉल टूल को खो जाने पर होने वाला लॉस वो छोड़ भी सकती है। लेकिन ये जो मटेरियल, ये जो आपका स्मॉल टूल का जो कॉस्ट था वो इंपॉर्टेंट है स्मॉल वर्कशॉप के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, तो इसको कहते हैं मटेरियल इमटेरियल। स्मॉल टूल मैटर करता है वर्कशॉप के लिए, बट स्मॉल टूल को खो जाना वो मैटर नहीं करता हीरो लिमिटेड के लिए। तो ये इमटेरियल थिंग है। अगर ये हीरो लिमिटेड इस तरह के छोटे छोटे लॉसेस को बिजनेस में शो करने लगी तो बिजनेस अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा। अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अननेसेसरी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, और यूजर्स के लिए भी वो इमटेरियल होने लग जाएगा। But it should be noted that what is material or immaterial for others. अब मटेरियल और इमटेरियल को कैसे जज करें, तो इसका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अकाउंटेंट को या बिजनेस को लेना पड़ता है कि कौन सी थिंग या कौन सा ट्रांजेक्शन या कौन सा इवेंट बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा इवेंट और ट्रांजेक्शन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इमटेरियल है, उसको बिजनेस को या तो लेफ्ट आउट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर बिजनेस को उससे किसी और लॉस के साथ में मर्ज कर देना चाहिए। अदरवाइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओवरबर्डन हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन सो यू कैन डू सो, बट there is but behind of that transaction, behind of that recording you must have any kind of a proof. What does it mean? According to this language, according to this concept, there should be an evidence or proof or document in support of that transaction which you are going to record in accounts. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं, उस अकाउंटेंट जो उस ट्रांजेक्शन के साथ में आपके पास में एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। आपने बिजनेस के साथ, बिजनेस के लिए मटेरियल परचेज किया तो परचेज के आपके पास में बिल होना चाहिए। आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो पेमेंट के लिए आपके पास में कोई सा ऐसा, तो या तो कैश से किया होगा तो आपकी कैश बुक का रिकॉर्ड होना चाहिए, चेक से किया होगा तो आपका या तो बैंक पासबुक का रिकॉर्ड होना चाहिए, चेक का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप अकाउंटिंग में इन्फॉर्म कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके पीछे कोई एविडेंस बहुत जरूरी है। बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना वाउचर, बिना फैक्ट के आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो एक्यूरेसी बिजनेस की नहीं रहेगी और वो फ्रॉड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। These supportive document provides the basis of accounting and audit. Audit मीन क्या होता है? Audit मीन्स ये होता है कि आपने अकाउंट बना लिया, आपके बिजनेस के अकाउंटेंट ने अकाउंट बना लिया, लेकिन वो अकाउंट करेक्ट है या नहीं, तो एज अ ओनर आप उस अकाउंट को किसी और को चेक करवा सकते हैं। तो बाहर से कोई अदर चार्टेड अकाउंटेंट आएगा, कोई सीए आएगा जिसका आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, आपने उसकी सर्विसेज ली, उनका काम ये होगा कि वो आएंगे आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और मिस्टेक है तो वो उसको करेक्ट करने के लिए रिमार्क छोड़ के जाएंगे।
तो इसको कहते हैं हम लोग ऑडिट करना। तो जो भी प्रूफ अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने बिजनेस के लिए परचेज किया, तो अकाउंटेंट आपसे ये पूछेगा कि ये जो परचेज किया इसके पीछे प्रूफ कहाँ है, कौन सा बिल है, और अगर आपने उसको बिल नहीं दिया तो वो आपके अकाउंटिंग में रिमार्क कर जाएगा, और वो रिमार्क्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को शो नहीं कर सकते, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो फ्रॉड के कंडीशन में काउंट हो जाएगा। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, एविडेंस कौन से होंगे, प्रूफ कौन से, कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, रिसिप्ट हो गया, परचेज इनवॉइस हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत जरूरी है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के साथ में आपको उनको अटैच करना बहुत जरूरी है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग कितने बेस पे कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस आप चूज कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है कि केवल कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन उधार वाले हैं या क्रेडिट के हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो कैश बेसिस क्या कहता है, रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। अगर आप कैश बेसिस अप्लाई कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको केवल कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, रिकॉर्ड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एक्रूअल बेसिस में ये कहता है कि अगर आप एक्रूअल बेसिस को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैश के ट्रांजेक्शन और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रेडिट में भी हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं, उधार में हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो वो भी ट्रांजेक्शन आप इसमें क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड और पेड। मतलब है कि कैश बेसिस ये कहता है कि जो भी इनकम और एक्सपेंस कैश में आपने एक्सचेंज कर लिया है, या इनकम कैश में रिसीव्ड हो गई है, या एक्सपेंसेस कैश में पेड हो चुके हैं, केवल वही रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हुए हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज करके लिया है, राइट, आपने खर्चा कर दिया, पैसा देना बाकी है, लेकिन आपने अमाउंट दिया नहीं, तो वो जो ट्रांजेक्शन आपने किया कि आपने परचेज कर लिया लेकिन अमाउंट नहीं दिया, तो कैश नहीं किया। अब कैश नहीं किया तो वो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसमें तो केवल कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, जबकि वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप एक एक्यूरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को देना चाहते हैं तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होने बहुत जरूरी है, लेकिन कैश बेसिस अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर रिसीव्ड और पेड और नॉट। एक्रूअल बेसिस अगर आप अडॉप्ट करते हैं, ये मेथड अगर आप अडॉप्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन कैश में रिसीव्ड हो गए हैं, कैश में पेड हो चुके हैं, वो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कैश में रिसीव्ड नहीं हुए हैं या पेड नहीं हुए लेकिन ऑकर हो गए, राइट, अगर ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन उसके कंसिडरेशन में कैश एक्सचेंज नहीं हुआ, उधार वाला ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब सर, जब सारे ही फैसिलिटी एक्रूअल बेसिस में मिल रही है तो उसको हम लोग क्यों चूज करें, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। नॉट रिकॉग्नाइज अंडर कंपनी एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट है, जो भी कंपनी का एक लॉ बना हुआ है कंपनी लॉ, उसके अकॉर्डिंग कैश बेसिस का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कैश बेसिस एक्सेप्ट ही नहीं करती कंपनी एक्ट में, कैश बेसिस रिकॉग्नाइज नहीं है, कंपनी एक्ट कैश बेसिस को एप्लीकेबिलिटी नहीं देती। लेकिन रिकॉग्नाइज अंडर कंपनीज एक्ट, ये एक्रूअल बेसिस जो है वो कंपनीज एक्ट में रिकॉग्नाइज है, मतलब कंपनी का लॉ है वो भी एक्रूअल बेसिस फॉलो करने के लिए फोर्स करता है, वो भी एक्रूअल बेसिस जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अकॉर्डिंग अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को, तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस जज नहीं कर सकते। जब सर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो उसको यू चूज क्यों करें, उस पर हम लोग बात करेंगे भी। असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर प्रोवाइड कर पाएगा। अब बात ही करते हैं कि इसमें तो आपको इतने सारे माइनस पॉइंट्स है लेकिन सारे प्लस पॉइंट आपको यहाँ है, फिर भी इसको हम लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं। तो सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। इन प्रोफेशनल्स पे अगर ये लोग अपनी ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन जो इनका बिजनेस है उसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर जैसे कि अपना बिजनेस करता है, इवन डॉक्टर क्लिनिक खोलता है, क्लिनिक पे वो इतने सारा अमाउंट अर्न करता है, प्रॉफिट मनी अर्न करता है, इनकम अर्न करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो उसके लिए बेसिक जो है, वो जो अप्रोप्रिएट मेथड जो बेस है वो है कैश बेसिस।
लेकिन अगर आप एक बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूर यही एक्रूअल बेसिस अडॉप्ट करना चाहिए, कैश बेसिस के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कितने सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग करने के? दो सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोगों को डबल प्लेस पे दिखाना होता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी बात की थी कि आपने लोन लिया, तो आपको लोन पेमेंट करना पड़ेगा और कैश भी आ गया, तो लोन एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई और कैश आपकी एसेट्स भी जनरेट हो गई, तो राइट, तो डबल एस्पेक्ट हो गए। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसको हम लोग बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग इसी के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या? एक्चुअली ये कोई सिस्टम नहीं है, ये तो एरर है। अगर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम की नॉलेज नहीं है और फिर भी आप अपने बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें, फॉर एग्जांपल जैसे ये फेरी वाले होते हैं, राइट, ये टपरी वाले होते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला होता है, रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि वो रेडी लगा के रखते हैं, वो होते हैं। अब इनको तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, ये भी कुछ कॉमन अकाउंटिंग के लिए बुक्स जनरेट करते हैं, बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो इनको इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन में अपने बुक में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन इस सिस्टम की बेस पे रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। और अगर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसका मतलब वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम एग्जैक्ट मैनर में कोई सिस्टम है ही नहीं। ये तो डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करने की वजह से जो एरर जनरेट होती है उसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है, इसको हम लोग अकाउंटिंग में यूज नहीं करते हैं। जो सबसे बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग है वो है आपका डबल एंट्री सिस्टम, इसी को हम लोग बेस बना के अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट्स आपको एक थ्योरी बेसिक नॉलेज देता है, आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक नॉलेज देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है जो कि मूर्ति बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, वो उसने स्टडी किया कैसे, उसको उसने एक सिलेबस रीड किया, उसने सिस्टमैटिक नॉलेज ली, राइट। वो सिस्टमैटिक नॉलेज लेने के बाद में क्या उसको स्कल्पचर बनाना आ जाएगा? नहीं, अभी तो केवल उसने सिस्टमैटिक नॉलेज ली है। जब उसके टीचर या ट्रेनर उसको डेमो देके बताएंगे कि अगर वो स्कल्पचर बनाना चाहता है तो उसको इस तरह से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इस तरह का मटेरियल यूज करना पड़ेगा, मटेरियल इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए। जब वो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करेगा तो उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को वो रेक्टिफाई करेगा। तो जो ट्रेनर है उसको पहले ही पता है कि जो फ्रेशर है अगर वो स्कल्पचर बनाएगा तो उसको कैसी प्रॉब्लम आएगी, तो वो पहले ही उसको गाइडेंस देके रखेगा कि तुमने सिस्टमैटिक नॉलेज ले लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब उसको प्रोसेस में लाने के लिए एक और नॉलेज लो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले आप मटेरियल चूज करो, मटेरियल को मिक्स बनाओ, बेस्ट मिक्सचर बनाओ, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप बनाओ, सेकंड स्टेप बनाओ, थर्ड स्टेप बनाओ। ये सिस्टमैटिक नॉलेज के अलावा एक प्रोसेस वो प्रोवाइड करवा रहा है जिससे उसका जो रिकॉर्ड है या जिससे उसका जो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो सके। इसी तरह से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज देता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि किस तरह से इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए, किस तरह से रूल्स को यूज करना चाहिए। अगर सर्कमस्टांसेस अगर नेगेटिव हो गए, अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, लॉस की कंडीशन आ गई, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, प्रॉफिट की कंडीशन आ गई तो आप प्रैक्टिकली उसे कैसे फेस करेंगे। ये तो पढ़ा है हमने कि प्रॉफिट को कम कैसे करते हैं, लॉस को कैसे कम करते हैं, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास में। लेकिन जब आप उसको अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर में अडॉप्ट करेंगे उसके लिए भी आपके पास में गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है, और वो जो गाइडेंस आपको मिलती है थ्रू द लॉ, वो उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गिव्स अस ब्रॉड नॉलेज ऑफ रूल्स, केवल वो हमें रूल्स की नॉलेज देते हैं, वाइड नॉलेज देते हैं, ब्रॉड नॉलेज आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मिल जाती है रूल एंड रेगुलेशंस की। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिव्स अस अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस टू फॉलो दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या काम करता है कि जो भी आपने नॉलेज ली उसको किस स्टेप में या किस प्रोसेस में या किस सर्कमस्टांसेस में यूज करना चाहिए,
कैसे यूज करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको आपको प्रोसेस में लाना चाहिए डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि जितनी आपने नॉलेज ली वो एक ही कैटेगरी या एक ही कंडीशन में काम आ जाएगी, नहीं, वो हर कंडीशन में काम आएगी। तो कौन सी कंडीशन पे कौन सी नॉलेज को अडॉप्ट करना चाहिए, प्रोसेस में लाना चाहिए, वर्क करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए, वो सब आपको सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। राइट, टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कितने हैं, 32 हैं। कैसे, जैसे कंजर्वेटिज्म में एग्जांपल दूं आपको, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस, जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, आपको पता है कि फ्यूचर में आपके पास खर्चा आने वाला है, तो आप उसके लिए पैसे से पहले से पैसा जोड़ के रखेंगे। राइट, आप पैसा जोड़ के रखेंगे तो सही, लेकिन पैसा कैसे जोड़े, कहां से जोड़े, कितना जोड़े, अगर आपने अमाउंट सेव कर लिया है तो आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के लिए आप उसको कंसिडर कैसे करेंगे, किस तरह की आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह के डिसीजन को इस तरह का प्रोविजन इफेक्ट करता है, ये सब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं मिलेगा, ये सब आपको प्रैक्टिकल स्टेप में मिलेगा। और वो जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसका काम क्या है, क्यों हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करने होंगे, करने ही होते हैं, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करने होते हैं अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, नीड क्यों आपको इसकी जरूरत है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मीन कि आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम अकाउंटिंग रूल्स पर डिपेंड होनी चाहिए। वो रूल अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भी मैं यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, आपका बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो भी आप सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, जिससे एक सिमिलैरिटी रहे। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, वो आप सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, मैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करूं सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, सेम रूल सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये कि आपका बिजनेस और मेरा बिजनेस अगर सेम नेचर का है तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबिलिटी उसमें जो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपेरेबिलिटी, वो उसमें मौजूद हो जाएगा, वो उसमें आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को किसी और सिमिलर टाइप के बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए एक बेस्ट एनालिटिकल या आप कह सकते हैं एक बेस्ट एनालाइज होगा कि उसका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट, उसका लॉस और आपका लॉस, ये आप मैच कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए डिसीजन ले सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव या इस नीड की वजह से।